बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर अकाउंटिंग में हमारे पास इस वक्त MCQs कंटिन्यू हैं और हमारे पास जो लास्ट टाइम टॉपिक था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर थी और मुझे ऐसा लगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो MCQs हैं डेफिनेटली, वैसे तमाम टॉपिक्स के अंदर ही ये बात महसूस की गई है कि हमारे पास जो MCQs यहाँ पर लिखे जाते थे वो इनफ नहीं थे। तो ख़ास तौर पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से थोड़ी सी वर्किंग इजाफ़ी करी है मैंने और यहाँ पर आपके लिए कुछ इजाफ़ी MCQs भी निकाले। यानी एक जो पिछली वीडियो लेक्चर था हमारा, पिछला वीडियो लेक्चर वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर था और हमारा जो ये वीडियो लेक्चर है, यानी 2 वीडियो लेक्चर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर यहाँ पर तरतीब दिए हैं। शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। अ फर्नीचर वॉज फाउंड अनसुटेबल फॉर बिजनेस was taken by the owner for his private use. How this treat? वो कहते हैं कि बिजनेस के लिए फर्नीचर आया और वो फर्नीचर बिजनेस के लिए अनसूटेबल हो गया, यानी बिजनेस के लिए जो है वो बिल्कुल भी करामद नहीं था। तो ओनर ने क्या करा, वो अपने पर्सनल यूज में ले लिया। तो अब वही कहते हैं कि जो पर्सनल यूज में ओनर ने लिया तो उसको क्या ट्रीट करेंगे, क्या कैपिटल कहलाएगा, ड्राइंग कहलाएगा, एक्सपेंस या इनकम? डेफिनेटली अगर ओनर ने अपने इस्तेमाल में ली, चाहे कोई भी चीज ली हो, तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग। ठीक है, ओनर का जो ज़ाती इस्तेमाल है वो हम कहेंगे ड्राइंग। नेक्स्ट कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज शोन इन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है ये। हमने इसके ऊपर पहले भी डिस्कशन की कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है कि जो आपने प्रोडक्ट बनाई है उसकी कॉस्ट क्या है और दूसरी बात वो बिकी कितने की है। आपने फॉर एग्जाम्पल माल बेचा 1 लाख रुपए का, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही थी, यानी उसकी कॉस्ट जो आ रही थी वो आ रही थी 50,000 रुपये। तो इसका मतलब है कि आपने 50,000 रुपये इजाफी अमाउंट रखकर उसको सेल आउट कर दिया और उसमें से फिर आप अखराजात निकाल देंगे तो नेट प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। वो यही बात बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ शो की जाती है? क्या बैलेंस शीट में शो की जाती है, इनकम स्टेटमेंट में शो की जाती है, बैंक स्टेटमेंट में या कैश बुक में? डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा बैलेंस शीट का आइटम नहीं है बल्कि इनकम स्टेटमेंट का आइटम है। अच्छा, आगे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट इज। अब ये पूछते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो अकाउंट है वो किस कैटेगरी से ताल्लुक रखता है? एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस या कोई भी नहीं? डेफिनेटली ये हमारा एक्सपेंस अकाउंट है। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंस अकाउंट है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा एक्सपेंस अकाउंट है, इसीलिए हमारा इनकम स्टेटमेंट में कहीं शो हो रहा होता है। आगे बोलते हैं कि सेल्स अकाउंट इज। सेल्स का जो अकाउंट है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? क्या वो एसेट है, लायबिलिटी है, रेवेन्यू है या एक्सपेंस है? लाजमी बात है, जब आप माल बेचते हो तो पैसे आते हैं आपके पास, तो ये हमारा रेवेन्यू अकाउंट है। ठीक है, यानी हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं सेल्स के जरिए और उसके बाद फिर हम आगे की प्रोसेस को या आगे के जो बिजनेस के मामलात हैं उसको चलाते हैं। आगे कहते हैं द नेचर ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री इज। एंडिंग इन्वेंट्री की नेचर क्या है? एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू या एक्सपेंस? एंडिंग इन्वेंट्री की नेचर जो है वो एसेट होती है, क्योंकि जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट में जो करंट एसेट का एरिया है, करंट एसेट्स के अंदर जब आप लिखते हैं कैश, बैंक, अकाउंट्स पेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, वो जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आती है वो एंडिंग इन्वेंट्री आती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है। तो करंट एसेट यानी एसेट है वो, इसलिए वो यही बात पूछते हैं। तो हमारा एंडिंग इन्वेंट्री की नेचर जो है वो एसेट कहलाती है। अक्रूड इनकम इज शोन इन। अक्रूड पर हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी इस बात को क्लियर करा था कि अक्रूड का मतलब क्या होता है, रिसीवेबल और पेएबल दोनों। लेकिन अक्रूड, रिसीवेबल या पेएबल उसको पहचानेंगे कैसे? अब अक्रूड इनकम के साथ लगा हुआ है, इनकम आती है हमेशा, तो इसका मतलब ये अक्रूड रिसीवेबल है। वो कहते हैं अक्रूड इनकम शोन इन। कहाँ शो की जाती है? क्या इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, बोथ ए एंड बी, कैश बुक? यानी क्या वो इनकम स्टेटमेंट में शो होगी या वो बैलेंस शीट में शो होगी या दोनों में शो होगी या फिर कैश बुक में शो होगी? अब जरा देखें, अक्रूड इनकम, इनकम हमारी रिसीवेबल है, तो इसका मतलब है कि इनकम आपका एसेट बन चुकी है, अभी रिसीव तो नहीं हुई,
मगर एसेट है, रिसीवेबल हो चुकी है ना, तो आप इसको डेबिट पे भी रिकॉर्ड करेंगे एज अ रिसीवेबल, और इनकम जनरेट हो चुकी है तो इनकम क्रेडिट भी हो गई, इनकम बढ़ भी गई। तो वो जो इनकम क्रेडिट है, जो क्रेडिट रिकॉर्ड की है आपने, वो इनकम स्टेटमेंट में चली जाएगी, और जो उसका डेबिट पोर्शन है वो बैलेंस शीट में करंट एसेट की तरफ चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी दोनों स्टेटमेंट्स में इस्तेमाल होती है, ये आपकी दोनों स्टेटमेंट्स में इस्तेमाल होती है, आपकी रेवेन्यूज में भी आएगी और करंट एसेट में भी शो होगी। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो सी है, जिसमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के दोनों के बारे में जिक्र किया है। अच्छा, आगे चलते हैं। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस एंड इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड नोन एज। एक्सपेंसेस जो आप एडवांस में पे कर देते हैं, एक्सपेंसेस जो एडवांस में पे कर देते हैं, और इनकम जो अर्न करी है अभी तक रिसीव नहीं करी। आपने अगर एक्सपेंस को एडवांस में पे कर दिया, इसका मतलब है कि एडवांस दे दिया तो वो आपका एसेट है, जैसे जैसे वो यूटिलाइज होता जाएगा वैसे वो जो एक्सपेंस आउट होता जाएगा। लेकिन अभी इजाफी दे दिया तो वो आपका एडवांस है। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, ये जो आप कार्ड यूज करते हैं, मोबाइल कार्ड, आप मोबाइल कार्ड अपने इस्तेमाल के लिए करते हैं और वो आपका खर्च है, मगर आप उसको क्या करते हैं, प्रीपेड 100 रुपये का कार्ड लेके लोड कर लिया आपने। अब आपका वो एसेट आपके पास पड़ा हुआ, जैसे जैसे इस्तेमाल करते जाएंगे वैसे वैसे एक्सपेंस आउट होता जाएगा, एक वक्त आएगा कि मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अच्छा वो डेफिनेटली यानी एसेट है वो शुरू में, आगे इनकम अर्न कर ली लेकिन रिसीव नहीं करी। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी के आपको के जिम्मे कोई काम था जो आपने करना था और पैसे रिसीव करने थे, आपने वो काम मुकम्मल कर दिया, आपने वो काम मुकम्मल कर दिया, तो आपने वो काम मुकम्मल कर दिया मगर पैसे अभी नहीं मिले। तो जब पैसे नहीं मिले तो इसका मतलब ये कि पैसे आज नहीं तो कल मिल जाएंगे, रिसीवेबल हो चुका है आपके लिए, एसेट है आपका। इसकी एक मिसाल ऐसी भी कि अगर कोई शख्स किसी जगह जॉब करता है तो आमतौर पर जब जॉब करने वाले जिस जगह पे जॉब करते हैं, जनरली, मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा, जनरली तनख्वाह जो दी जाती है वो आमतौर पर 5 तारीख तक अदा कर दी जाती है, कहीं कहीं 10 तारीख तक अदा की जाती है, कहीं पर पहली तारीख को भी दे दी जाती है। तो जो पहली के बाद अदा कर रहा है, तो जो काम करने वाला एम्प्लॉई उसके लिए वो रिसीवेबल हो चुकी है। तो लेकिन उसे मालूम है कि अभी नहीं मिली तो 5 दिन बाद, 1 हफ्ते के बाद पैसे मिल जाएंगे, तो उसके लिए वो एसेट बन चुकी है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इनकम अर्न कर लेते हैं मगर रिसीव नहीं करते तो वो भी एसेट, और एक्सपेंस को एडवांस में पे कर देते हैं वो भी एसेट। तो आप देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है कि एसेट्स ही हैं, लाइबिलिटीज या रेवेन्यू एक्सपेंस, तो डेफिनेटली ये आपके लिए एसेट्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वो कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड इज, स्टॉक इन ट्रेड का क्या मतलब, वो माल जो तिजारत में लगा हुआ है, वो माल जो बिजनेस में लगा हुआ है, जिसके आप रोलिंग कर रहे हैं, आसान लफ्जों में जिसको आप मर्चेंडाइज बोलते हैं, जिसको आप इन्वेंट्री बोलते हैं, जिसकी ओपनिंग, क्लोजिंग, इन प्रोसेस, ये तमाम चीजें होती हैं। तो वो स्टॉक इन ट्रेड क्या है, क्या फिक्स एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, करंट लायबिलिटी है, या करंट एसेट है। हमने अभी एक ये वाला एमसीक्यू किया जिसमें नेचर ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री को हमने डिस्कस किया। ये भी दरअसल इन्वेंट्री ही है मगर चेंज करके दे दिया, इम्तिहान में किसी भी तरीके से आ सकता है, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो डेफिनेटली ये हमारा क्या है, करंट एसेट है, करंट एसेट में ही शो किया जाता है स्टॉक। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे पास ये वीडियो लेक्चर भी मुकम्मल हुआ और कोशिश की गई है कि आपको जिस हद तक आपको सहूलत दे सकें, और कोशिश करेंगे कि आगे आप अनसॉल्व पेपर के जो एमसीक्यूज़ हैं उसको कुछ डिस्कशन पे लाएं। हम आपसे हमने पहले भी रिक्वेस्ट की और अभी फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आपके पास मटेरियल है, जो बुक है, जो अनसॉल्व पेपर है, उनसे आप इसको अंडरस्टैंड करना शुरू करें और जो प्रॉब्लम आए, जो मसला आए, उसे आप डिस्कस करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।